ऑटिज्म जो है वो एक लॉन्ग जर्नी है. पेरेंट्स कांट अनफोल्ड इन फ्यू डेज एंड कांट मैनेज इन फ्यू मंथ्स. बच्चा मोस्टली 6 to 8 वीक्स में रिकवर कर जाएगा. बिल्कुल वो रिकवर कर जाता है मोस्टली. दिस इज वेरी ट्रू. मोस्टली रिसर्च हमें ये बताती है कि 60 to 70% जो ऑटिज्म के केसेस हैं उनमें रिग्रेशन आती है. तो हम तो ये समझते थे कि बड़ा शरीफ बच्चा है. ठीक है. अच्छा, अब आप ये देखें ये कैसी एक सिम्टम या कंडीशन है जो कि पेरेंट्स को बिल्कुल ये एहसास ही नहीं होने देती. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नबीहा एजाज. आज के पॉडकास्ट में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ. नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं ऑटिज़म के हवाले से. बहुत सारे शोज़ आपने इस हवाले से देखे होंगे. जो फैमिलीज़ जिन फैमिलीज़ में ऑटिस्टिक किड्स हैं, आई एम श्योर उनकी मदर्स की भी, पेरेंट्स की बहुत सारी रिसर्च रही होगी. इस प्रोग्राम को करने का आज मकसद ये है कि हम उन पॉइंट्स को आज ज़ेरे बहस लेकर आएँ, उन बातों को आज डिस्कस करें जो आज से पहले बहुत कम हुए हैं या नहीं हुए हैं. तो आज के प्रोग्राम में हम खासकर एडल्ट ऑटिज़म की बात भी ज़रूर करेंगे. ये बात तो हमने बहुत बार सुनी है कि ऑटिज़म आखिर क्यों होता है. अच्छा, इसके ऊपर डिफरेंट रिसर्चेज हैं या एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं है. बहुत सारे डॉक्टर्स से मेरी भी मुलाकात हुई, मैंने भी उनके साथ ऑटिज़म को डिस्कस किया. किसी डॉक्टर का ये कहना है या वो इस रिसर्च को फॉलो करते हैं कि ये जेनेटिक्स होती हैं और आप इन जीन्स को कैरी करते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि स्क्रीन टाइम जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा हो जाता है वो बच्चे जो हैं ऑटिज़म का शिकार हो जाते हैं. कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर मर्द का स्पर्म वीक हो तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है. अच्छा, एक बात जो कि मैं अपने प्रोग्राम में आज करना चाहूँगी कि हमने ऑटिज़म को, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, इसको तो हमें एक बीमारी नहीं समझना है. इन बच्चों का इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का तरीका अगर हम कहें कि डिफरेंट होता है तो ये कहना शायद ज़्यादा बेहतर होगा. हमारे साथ आज प्रोग्राम में जो मेहमान इन कॉन्वर्सेशन है, डॉक्टर आफाफ मंजूर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कंसल्टेंट स्पेशल नीड्स एंड रिहैबिलिटेशन. डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए. एक तो मैंने प्रोग्राम का आगाज़ ही किया है कि रीजंस के ऊपर बहुत बात होती है और फिर वो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट या अलग रिसर्च बेस्ड जिस डॉक्टर की होती है वो उसके ऊपर बात करते हैं. एक बात जो कि मैंने भी बहुत बार सुनी और आई एम श्योर आपने भी सुनी होगी कि फादर्स या फैमिली मदर्स को ये बात बहुत ब्लेम करते हैं कि देखा, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने बच्चों को फ़ोन दे दिया और इसी वजह से आज बच्चा ऐसा है. आई बिलीव कि ब्लेम कर देना बड़ा आसान होता है और हर मदर उसकी 100% कोशिश होती है कि उसको वो अपना बेस्ट अपने बच्चे को दे सके. और जब हम ऐसा जुमला किसी मदर को बोलते हैं तो आई थिंक कि वो एक रिग्रेट में चली जाती है, एक तकलीफ में मुब्तला हो जाती है. तो हम इसकी रीजंस की ही बात करते हैं कि मदर्स को तो ब्लेम किया ही जाता है, उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स बात करते हैं उनके ऊपर मैं चाहूँगी कि हम प्रोग्राम का आगाज़ यही से करें कि क्या मिथ है और क्या फैक्ट है बच्चों में ऑटिज़म आने के हवाले से. Thank you very much, Nabia, for having me here, and thank you for discussing this topic. I have been working in this field, and especially for the autistic kids, last 20 years. लेकिन last 5 years में मैंने बहुत change महसूस किया, ख़ास तौर पे awareness के हवाले से. Of course, number तो rise हमें करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन awareness भी इस पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है. और इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैं समझती हूँ सोशल मीडिया का भी है, बिकॉज सोशल मीडिया के थ्रू पेरेंट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है. हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया कि मैटर करता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट्स तक जाती है क्या वो वैलिड इन्फॉर्मेशन होती है या नहीं होती है. और पेरेंट्स चूँकि दे आर ऑलवेज इन सर्च कि उन्हें कोई राइट डायरेक्शन मिले, उन्हें कोई राइट इन्फॉर्मेशन मिले कि वो अपने बच्चे के लिए कैसे सारा प्रोसेस कर सकते हैं. तो ऑफ कोर्स वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन तक जो है वो राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, और पेरेंट्स का राइट भी है कि उन तक राइट इन्फॉर्मेशन जो है पहुंचे. सो आपका जो ये क्वेश्चन है कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं या हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि पेरेंट्स का जो ब्लेम गेम है एक दूसरे पे या घर वालों का कि तुम्हारी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ, तो इस पर बात करना वाकई बहुत ज़रूरी है. अच्छा, इसमें एक जो पहला पर्सपेक्टिव है वो ये है जो मैं हमेशा पेरेंट्स को गाइड करती हूँ, बिकॉज यू नो इट्स अ लॉन्ग जर्नी. ऑटिज्म जो है वो एक लॉन्ग जर्नी है. पेरेंट्स कांट अनफोल्ड इन फ्यू डेज एंड कांट मैनेज इन फ्यू मंथ्स, so sometimes it goes long with the life.
सो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से ये कहती हूँ कि इफ़ यू गो थ्रू अ प्रॉपर डायग्नोसिस एंड असेसमेंट और आपको ये पता चल जाता है कि आपका बच्चा जो है वो इस डिसऑर्डर का शिकार हो चुका है, तो डिस्पाइट ऑफ स्पेंडिंग योर एनर्जीज ऑन दिस कि ये कैसे हुआ, मूव फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड कि आप इस चीज़ पे बात करें कि हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं. बट ऑफ कोर्स पेरेंट्स वांट्स टू नो कि हाउ इट हैपन्स. तो देखिए इसमें जो रिसर्चेस हमें बता रही हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रैक्टिशनर एंड आई एम ऑल्सो रिसर्चर, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हूँ और तमाम प्रोग्राम्स जो कि जिसमें हम ट्रेन करते हैं उन सारे स्टाफ को जो कि टीचर्स भी होते हैं, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट भी होते हैं और बिहेवियर थेरेपिस्ट भी होते हैं. सो आई ऑल्सो टीच दैम इन डिफरेंट प्रोग्राम्स जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास भी हैं और मास्टर्स भी और PhD डिग्रीज भी हैं. सो हमें रिसर्च ये बता रही है अभी कि इट्स मोस्टली जेनेटिक. ठीक है. यानी आपके जीन्स में इसकी गुंजाइश मौजूद होती है कि आपके बच्चों में ये फॉल कर सकता है. और जब पेरेंट्स को ये बताते हैं तो वो एकदम से कहते हैं कि नहीं, हमारे तो ग्रैंड पेरेंट्स में या हमारी जो रिसेंट हम नज़र आता है, कोई भी बच्चा जो है वो ऑटिज्म के साथ नहीं था. एक बात ज़हन में रखें कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ये किसी भी और फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं. यानी कि डिप्रेशन की फॉर्म में हो सकते हैं, OCD की फॉर्म में हो सकते हैं, शिज़ोफ्रेनिया की फॉर्म में हो सकते हैं. सो इसका मतलब है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में किसी और फॉर्म में आपके सामने आने की गुंजाइश उनकी मौजूद होती है. एक और बहुत अहम बात, ये चूंकि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, आपने इस पे तो सुना होगा, जाहिर है आपने बताया कि आपने बहुत सारे डॉक्टर्स पे इससे बात भी की और अब हमें बार बार बात करके, यानी मेरा ख्याल है आई हैव डन मोर देन 100 ऑफ पॉडकास्ट एंड TV शोज ऑन ऑटिज्म. सो इसकी बात तो मेरे ख्याल पेरेंट्स हमारे बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है. बिल्कुल. लेकिन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि बच्चे का वो टाइम पीरियड जिसमें उसकी ब्रेन की ग्रोथ हो रही होती है. अब बच्चे की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो कंसेप्शन के फ़ौरन बाद शुरू हो जाती है. जैसे ही माँ के पेट में कंसेप्शन हुई बच्चे की, उसके विद इन 3 मंथ्स ब्रेन डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया. अब उस दौरान भी कोई मिस है, माँ के साथ ऐसा हो जाता है या माँ का इन्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेंज है या उसकी डाइट इफ़ेक्ट करी है या फिर उसका कोई ऐसी उसको डिजीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लग गई है जिसकी वजह से उसकी प्रेगनेंसी के दौरान उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे बच्चे के असर पड़ गया. यानी एक हो गया जेनेटिक और दूसरा क्या है कि हेरिडिटरी, यानी आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के प्रोसेस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चा कैन हैव दिस सिचुएशन. तो इसीलिए हम माओं को ये समझाते भी हैं, इन जर्नल भी वैसे भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माओं को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए. बहुत सारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो इन्वायरमेंटल नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा या तो जीन्स पे आ रहे होते हैं या फिर माँ के पेट में जब बच्चा होता है उस दौरान में प्रेगनेंसी में होता है. ठीक. अच्छा डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि समझ रहे हैं कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है लेकिन वो ऑटिज्म नहीं है. ये पॉइंट हम डिस्कस भी कर चुके हैं और जब मैंने इसको पढ़ा या देखा, इस पर रिसर्च की, तो मुझे एक बहुत ही इट वाज समथिंग विच इज़ वेरी न्यू फॉर मी, मेरे लिए बहुत नया था. ये पैंस एंड पांडास भी हो सकता है. मैंने ये फर्स्ट टाइम टर्म शुरू की, दो कि मैं भी, आपको पता है कि अक्सर हम हेल्थ पे, अवेयरनेस पे, मेंटल हेल्थ पे, ऑटिज्म पे मैं भी बहुत शोज़ कर चुकी हूँ. कुछ पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक था, मामा बाबा बोलता था, आई कांटेक्ट करता था, फिर अचानक 1 साल के बाद सब कुछ चला गया, जिसको हम रिग्रेशन बोलते हैं. तो जो पैंस एंड पांडास है उसके जो सिम्टम्स हैं वो ऑटिज्म से बहुत सिमिलर हैं. और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो ऑटिज्म नहीं है लेकिन उनके सिम्टम्स सेम हैं. अब हमने डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है. असल में होता यही है कि जब हम थोड़ी सी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है या पेरेंट्स कोई भी वीडियो देखते हैं या फिर ऐसा होता है कि कोई ऐसा पेरेंट जिसका बच्चा किसी भी ऐसी सिचुएशन या कंडीशन में सफ़र कर रहा होता है, तो वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते या आमतौर पे कोई भी एक जो डिसऑर्डर है उसको दूसरे डिसऑर्डर के साथ मिसमैच कर देते हैं. हो सकता है ये हो या हो सकता है ये हो. देखिए, ऑटिज्म का जो डायग्नोसिस है वो बहुत डिफरेंट है. इस तरह से ये पैन एंड पैंडाज हो गए या फिर ADHD का कुछ कंडीशंस होते हैं या सिलेक्टिव म्यूटिज्म भी बाज़ औक़ात बच्चों में होता है. लेकिन इनका ऑनसेट बिल्कुल डिफरेंट है, इनका टाइमलाइन बहुत डिफरेंट है. अब पैन एंड पैंडाज इज इन्फेक्शन डिजीज, वो बच्चे के ऊपर आती है लेकिन मोस्टली वो 6 to 8 वीक्स में बच्चा रिकवर हो जाता है. बिल्कुल होता ऐसे ही है कि बच्चा हंसता खेलता है या बात कर रहा होता है, उसकी थोड़ी सी रिग्रेशन आती है लेकिन वो रिग्रेशन बच्चा मोस्टली 6 to 8 वीक्स में रिकवर कर जाएगा. बिल्कुल वो रिकवर कर जाता है मोस्टली.
अगर उसको आप राइट ट्रीटमेंट देते हैं और उसी कंडीशन को समझते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं ऑटिज्म के और पैंस एंड पैडास के कि वो बहुत क्लियरली हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बड़ा रोल है कि आप जिस एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं या डॉक्टर के पास जा रहे हैं कंसल्टेशन के लिए, ऑफ कोर्स डॉक्टर कैन बेटर गाइड यू, जो कि इसके ऊपर नॉलेज रखता है और बता सकता है। देखिए, ऑटिज्म में एक चीज़ याद रखें कि इट्स अ लॉन्ग टर्म कंडीशन, या बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स जब हम उनको डायग्नोसिस के ऊपर आते हैं तो उनका हम टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। यानी कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि 4 to 6 वीक्स तक आपको जाहिर होती रहे और 6 मंथ्स तक प्रोलॉन्ग करे, यानी 6 मंथ से ज़्यादा एक ही सिचुएशन में बच्चा रहे और 6 मंथ्स के पे मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करने के बाद, जैसे कि होम रेमेडीज़ पेरेंट्स के पास होती हैं, या फिर उसका डिफरेंट जो डॉक्टर के पास, लोकल डॉक्टर्स आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, फूड स्टाइल चेंज कर दिया आपने, कोई मेडिसिन चेंज कर दी, तो 6 मंथ्स तक मोस्टली वो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। लेकिन जो कंडीशन बच्चे के अंदर 6 मंथ्स तक परसिस्ट करती है, इसका मतलब है कि फिर हम उसको एक बेसलाइन बनाते हैं और उन करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फिर ये डायग्नोज करते हैं कि आइदर इट वाज लाइक जस्ट अदर कंडीशन और ऑटिज्म। और फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं नबिया जो हमें क्लियर डिफ्रेंशिएट कर रही होती हैं। ठीक, जो आपने बात कही कि पेरेंट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि 1-1.5 साल तक तो मोस्टली हमारा बच्चा बातें भी कर रहा था, खेल भी रहा था, आई कांटेक्ट भी दे रहा था, सोशलाइजेशन भी कर रहा था, रिस्पॉन्ड करता था, बहन भाइयों के साथ खेलता था। सो दिस इज़ वेरी ट्रू। मोस्टली रिसर्च हमें ये बताती है कि 60 to 70% जो ऑटिज्म के केसेस हैं उनमें रिग्रेशन आती है। और उसकी रीज़न क्या है? अगर बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, आपने कहा कि जेनेटिकली होता है तो वो तो बाय बर्थ फिर उसका होगा, लेकिन रिग्रेशन किन रीजंस पर आई? देखिए, बहुत सारी जेनेटिक कंडीशंस हैं जो कि आपकी बाय बर्थ उसके सिम्टम्स इतने क्लियर शो नहीं होते। जैसे कि आप देखिए मेंटल डिसऑर्डर्स में शिज़ोफ्रेनिया है। शिज़ोफ्रेनिया के केसेस आप देखें तो शिज़ोफ्रेनिया गर्ल्स में मोस्टली 25 की एज में जाके आता है। उसका ऑनसेट आपको 25 में मिलेगा। बिल्कुल। बॉयज़ में अगर आप शिज़ोफ्रेनिया देखते हैं तो लेट टीन्स में आपको उसका ऑनसेट मिलता है। इवन बाइपोलर और पीटीएसडी भी समटाइम्स। बिल्कुल। सो हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर होगा तो वो बाय बर्थ आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अब जो ऑटिज्म है उसके कुछ अर्ली साइंस जरूर बच्चे में नजर आ रहे होते हैं, जिनको पेरेंट्स अक्सर इग्नोर कर रहे होते हैं या फिर वो ओवरलैप कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। मोस्टली जो जिन बच्चों का रिग्रेशन भी आता है उनके भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें कुछ सिम्टम्स क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको 2-3 छोटी सी एग्जांपल्स देती हूँ। पेरेंट्स समझते हैं कि दिस इज़ वेरी नॉर्मल। जैसे मेरे पास एक माँ आती है और वो ये कहती है कि मेरा बच्चा जो है ये जब 6 माह का था या 8 माह का था तो ये टॉयज़ के साथ बहुत अपना कूल होके काम होके खेलता था। उसके बाद जब इसने चलना फिरना भी शुरू किया, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट बाकी तो सब नॉर्मल है, वो नॉर्मली अपना टाइम पे गर्दन संभालते हैं, बैठते हैं, चलना सीखते हैं, दौड़ते हैं, सब एक्टिविटीज़ वो नॉर्मली कर रहे होते हैं, तो उस डेवलपमेंट में तो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब वो क्या करता है वो बच्चा, वो कहती है कि अपने ये खिलौने लेके सारा दिन आराम से अपने कमरे में बैठ के खेलता था। तो मुझे ये लगता था कि मेरा बच्चा तो बहुत ही शरीफ बच्चा है, क्योंकि मेरे साथ मेरी जो नंद का बच्चा है या मेरी बहन का बच्चा है या मेरी देवरानी जेठानी का बच्चा है, वो तो 1 साल का बच्चा जो है ना वो पूरे घर में उसने उधम मचाया हुआ है। लेकिन ये बच्चा तो मेरा आराम से बैठता था, इसको खिलौने जो उसके पसंद थे वो लेता था और खेलता रहता था, तंग भी नहीं करता था डॉक्टर साहिबा। कभी इसने ये भी नहीं कहा था कि मुझे दूध चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मैंने खिला देना तो इसने खा लेना। तो हम तो ये समझते थे कि बड़ा शरीफ बच्चा है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें ये कैसी एक सिम्टम या कंडीशन है जो कि पेरेंट्स को बिल्कुल ये एहसास ही नहीं होने देती कि ये उसकी कोई ऐसी डिफरेंट कंडीशन है, क्योंकि वो तो ये समझ रहा है कि ये बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, फिर दूसरी जो कंडीशन हम जिसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं या फिर पेरेंट्स को समझ ही नहीं पाते ना, क्योंकि इट्स वेरी नेचुरल। बच्चा जो है वो बातें जो है बात कर रहा होता है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं सही से कर पाता। तो पेरेंट्स ये समझते हैं कि थोड़ा अक्सर बच्चे लेट बोलते हैं, सो उनकी कम्युनिकेशन जो है ना अक्सर लेट हो जाती है, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है, हम थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। सो वो चीज़ें बाद में जाके लेटर ऑन हमें बिल्कुल नजर आ रही है। ठीक,